नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करने वाले हैं आपका जो हिंदी का पेपर है 2023 का, उसके पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बात करते हैं जल्दी से इस पेपर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है। जल्दी से हमें इस पेपर को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये पेपर। तो चलिए हम बात करते हैं। आपका जो पेपर आपको पता ही है, सबसे पहले रोल नंबर लिखते हैं 2023, 3.25 घंटे का आपका पेपर होता है 80 नंबर का। इस जो आपको निर्देश दिए गए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखने हैं, ठीक है। सभी प्रश्न हल करने हैं, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। अगर किसी प्रश्न के अंदर एक से ज्यादा भाग है तो उनको एक साथ क्रमवाइज करना है और प्रश्न लिखने से पूर्व प्रश्न के क्रमांक अवश्य ही लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा। अपठित गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके बाद में जो इसके आंसर हैं वो आपको बताने हैं। तो चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अनुशासन ही वह कुंजी है जिसमें हम जीवन का विकास कर पाते हैं तथा सफलता के अनेक चरण छूते हैं। यदि हम देखें तो समूची प्रकृति में एक अनुशासन में बधी हुई है। सूर्य का नित्य प्रति एक ही दिशा में उगना और उसी तरह अस्त होना अनुशासन के ही प्रमाण है। चंद्रमा, तारे, बादल सबका अपना अनुशासन है। जब किसी का अनुशासन भंग होता है तब कुछ अप्रशिक्षित तथा विध्वंसकारी घटनाएं घटित होती है। समुद्र में ज्वार भाटा आने पर भी समुद्र मर्यादित रहता है। एक निश्चित गति से पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना या अनेक उपग्रहों का अपनी गति से गतिमान रहना उसके अनुशासन का ही परिचायक है। ठीक उसी प्रकार विद्यार्थी के जीवन में भी अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के संगठन साधना का काल है जिसमें वह समय का शारीरिक, मानसिक तथा रचनात्मक निर्माण करता है। अनुशासन दो प्रकार का होता है। पहला अनुशासन आत्मानुशासन और दूसरा होता है ब्रह्मानुशासन। आत्मानुशासन की प्रेरणा विद्यार्थी के जीवन निर्माण की पहली पीढ़ी होती है, जबकि दूसरा जो है दूसरी और ब्रह्मानुशासन है वो स्वयं के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव होने से तथा उसके अधिकारों के कारण माना जाने का वाला अनुशासन है। चूंकि विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता बालक की निर्माण सीखने की प्रक्रिया होती है, इसलिए इस अवस्था में जो सीखता है उसे जीवन के स्थायी मूल्य बन जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक आपको गद्यांश दिया गया है। इसके आपको पढ़कर अच्छे से इसके आंसर देने हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, आपको जो एग्जाम के अंदर प्रश्न मिलेगा सबसे पहले मिलेगा उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का, इस पैरे में हमें विद्यार्थी जीवन के अनुशासन के बारे में बताया गया। अनुशासन कितने प्रकार का होता है, तो इस पैरे के हिसाब से, इस जो गद्यांश के हिसाब से 2 प्रकार का है। व्यक्ति के जीवन का सघन साधना का काल कौन सा है, विद्यार्थी जीवन। इस पैरे के अनुसार आपको क्या लिखना है, विद्यार्थी जीवन। अनुशासन के प्रमाण है सूर्य के नित्य प्रति एक ही दिशा में उगना, समुद्र के ज्वार भाटे आने पर मर्यादित रहना या पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना या उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी इसके क्या है, उदाहरण है। व्यक्ति के जीवन में किसका गहरा महत्व है, प्राकृतिक घटनाओं का, दूसरे के अधिकारों के कारण माने जाने वाले अनुशासन का, या फिर सीखने की प्रक्रिया का, या फिर अनुशासन का। तो इसका आंसर है अनुशासन का। इसके बाद में एक और प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक काव्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़कर इसका उत्तर देना है। तो यह है, वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मजदार आज संसार कंगार सदस्य वह सीखता, लहरों से लहराते हुए खेत दृंगों में बहुत बेदखल वह, अब जिसमें हंसी थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रिन त्रिन से आंखों में घुमा करता, वह उसकी आंखों का तारा कारकुनों की लाठी में से जो गया जवानी में ही मारा, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख देख के बिना दुग्ध मही बिटिया 2 दिन बाद गई मर, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों का नाचा करती, उजड़ गई जो सुखी खेती, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर में चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह विचित वन, तीखी नोक सदस्य बन जाती। तो ये हमारा एक आपको काव्यांश दिया गया है। इसके जो आंसर है किस प्रकार है, जल्दी से देखिएगा। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो शोषण। इसमें किसान के शोषण के बारे में बताया गया है, तो ये शोषण जो है इसका उचित शीर्षक है। दूसरा है, इस काव्यांश में किसकी पीड़ा का वर्णन किया गया है, तो इस काव्यांश में किसान की पीड़ा का वर्णन किया गया है। किसकी पीड़ा का, किसान की पीड़ा का वर्णन किया गया है।
कारकुन का शाब्दिक अर्थ है, कारकुन का शाब्दिक अर्थ है जमींदार का कर्मिक। क्या है? जमींदार का कर्मिक। नेक्स्ट है आंखों का तारा होने का तात्पर्य है, आंखों का तारा मतलब अत्यधिक प्यारा। नेक्स्ट प्रश्न है काव्यांश में वर्णित पीड़ित वर्ग की आंखों में चमक कब आती है? शोषण से पूर्व की संपन्नता को याद करके। जो शोषण से पूर्व की संपन्नता होती है उसे याद करके उसके अंदर क्या आती है? चमक आती है। नेक्स्ट हमारा है माता का आंचल कृति के रचनाकार। माता का आंचल के कृति के रचनाकार कौन है? शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय इसके रचनाकार हैं। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का उद्देश्य क्या है? नाक कहानी का उद्देश्य है औपनिवेशिक दौर की मानसिकता को चोट करना, विदेशी आक्रमण की भर्त्सना करना, व्यावसायिक पत्रकारिता का पर्दाफाश करना या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसके क्या है? आंसर है। नेक्स्ट हमारा है व्याकरण का जो पोर्शन है उसके अंदर आपसे पूछे जाएंगे 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, तो उसको आपने देखना है क्या क्या आंसर है। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य प्रकार से शब्दों में होती है। कितने प्रकार के शब्दों में होती है? तो 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा की होती है। जैसे हम क्या करते हैं? क्रिया से बना सकते हैं। तो इस तरह से हम 5 तरह से हम क्या बना सकते हैं? संज्ञा बना सकते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं, ये कहलाते हैं। तो ये कौन से कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही है धातु है। हिंदी क्रिया का जो पदों का मूल रूप कौन है? धातु है। उपसर्ग जो शब्द के जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। शब्द के कहां जुड़कर? पूर्व या पहले। पूर्व या शब्द से पूर्व यानी आगे जुड़कर उसका क्या कर देते हैं? अर्थ बदल देते हैं। नेक्स्ट है वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। तो धातु या क्रिया के अंत में जो शब्द लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? यहाँ पर खालिस्तान है आपके, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे व्याकरण के फिर से प्रश्न उत्तर है उसकी बात करें तो पहला प्रश्न है संधि एवं संयोग में क्या अंतर है? संधि और संयोग में क्या अंतर है? संधि में शब्दों का मेल व्याकरण के नियमानुसार होता है, जबकि संयोग में व्याकरण के नियमों की पालन का नहीं होता है। मतलब संधि जो होती है वो क्या होती है? जब 2 वर्णों का मेल होता है, संधि में 2 शब्दों का मेल होता है, वो व्याकरण के नियम के अनुसार होता है। संयोग का मतलब है कोई भी 2 शब्द जुड़कर एक नया शब्द बन गया, उसमें किसी भी तरह की व्याकरण नहीं होती। समास शब्द की परिभाषा। समास शब्द क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों की विभक्ति, चिन्हों आदि का लोप करके शब्दों का सार्थक जो अर्थ निकलता है, सार्थक योग को हम क्या कहते हैं? जिसका अर्थ निकले उसको समास कहते हैं। या 2 से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं? जिसका सार्थक अर्थ निकले उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तिल का ताड़ बनना मुहावरे का अर्थ है। तिल का ताड़ बनना मतलब छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तिल का ताड़ मतलब छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। आप भले तो जग भला लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अच्छे व्यक्ति के लिए सभी अच्छे होते हैं। आप भला तो जग भला, यानी खुद अच्छे हैं तो सारा आपको संसार क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। तो ये है इसका अर्थ। चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? अब हमारे है बुक के क्वेश्चन आंसर। चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति चश्मा वाले अत्यंत सम्मान भाव देखकर ही लोग उसे कैप्टन कहकर पुकारते थे, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र के प्रति उनके जैसे चश्मा वाले को अत्यंत सम्मान भाव से देखते थे। जो चश्मा वाला होता है उसको क्या है? अत्यंत सम्मान भाव से देखा जाता है, इसीलिए उसको कैप्टन कह के पुकारते थे। एक कहानी यह भी कि रचना में मन्नू भंडारी के साथ साथ और किसका व्यक्तित्व उभर कर आया है? तो लेखिका मन्नू भंडारी के साथ साथ उसकी माँ और पिता का व्यक्तित्व भी उभर कर सामने आया। मतलब लेखिका के अलावा किसका? उसकी माता पिता का भी क्या है? व्यक्तित्व उभर कर आया है। नेक्स्ट है सुशिरवादों में क्या अभिप्राय है? संगीत शास्त्र के अनुसार फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। कौन से? सुशिर। जो फूंक कर यानी जिसमें यानी अपन फूंक मार के जिसको बजाते हैं वो कौन से होते हैं? सुशिर होते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते तथा तेल की मटकी से यानी गागर से की है। जो तेल की मटकी होती है उससे, या फिर हम बात करें कमल के पत्तों से, उसकी तुलना की है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित्र के किस कांड से लिया गया है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। कौन से कांड से? बाल कांड से लिया गया है। उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों को और संकेत करते हैं? उत्साह कविता में बादल हैं जो एक वीर पुरुष
नवजीवन की प्रेरणा देने वाले कवि और परोपकारी, उदार हृदय और समृद्ध व्यक्ति के बारे में संकेत करते हैं। किसके बारे में? एक समृद्ध व्यक्ति के बारे में संकेत करते हैं। अगला प्रश्न है, माँ का आंचल पाठ के उन प्रसंगों के नाम लिखिए जो आपके दिल को छू गए। यानी आपका माँ का आंचल जो पाठ है उन प्रसंगों को आपको लिखना है। देखो, माता द्वारा भोलानाथ को बहलाकर भोजन करना, माता द्वारा भोलानाथ को बहलाकर उसका भोजन करना, ठीक है। साथ में पिता का भोलानाथ के साथ खिलवाड़ करना और तथा सांप से भयभीत होकर जो भोलानाथ का घर आकर माँ की गोद में छिप जाना जैसे प्रसंग दिल को छू लेते हैं, ठीक है। आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। तो देखिए, इसका साना साना हाथ जोड़ी यात्रावर्त में भारत के किस क्षेत्र की यात्रा का वर्णन किया गया है? तो साना साना हाथ जोड़ी यात्रावर्त में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक तथा उसके आगे के हिमालय के कुछ क्षेत्रों का वर्णन है। इसके अंदर क्या है? कुछ एक तो है जो सिक्किम के राज्य की राजधानी जो है गंगटोक और उसके आगे के कुछ हिमालय के क्षेत्र हैं, उनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम इसका खंड ब की बात करते हैं, जो 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन है। इसकी बात करें तो हालदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? हालदार साहब पहली बार जब कस्बे से गुजरे तो नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। चश्मा का काला तोड़ा फ्रेम मूर्ति की आंखों पर लगा था। यह बात उन्हें खटकी और हालदार साहब जब दूसरी बार कस्बे से गुजरे तो उन्हें देखा कि मूर्ति का चश्मा बदला हुआ था और काले मोटे चौकारे फ्रेम की जगह तार के फ्रेम का गोल चश्मा था। कैसा था? गोल चश्मा था। नेक्स्ट है, गोलबीन भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों? जो बाल गोविंद है, बाल गोविंद भगत किसको? तो बाल गोविंद भगत के अनुसार जो लोग शारीरिक रूप से अक्षम और मानसिक रूप से स्थिर होते हैं उनका अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और सक्षम है तो उसे हमारी सहानुभूति और सहायता की अपेक्षा नहीं होती। जो किसी के रूप में अक्षम होता है उसे उसी की देखभाल सार्थक और महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट पर्सन है, लेखक के सेकंड क्लास का रेल टिकट लेने का क्या कारण था? जो लेखक है उसके सेकंड क्लास के रेल टिकट लेने का क्या कारण था? लखनवी अंदाज अध्याय के आधार पर दीजिए। लखनवी अंदाज जो है उसके आधार पर आपको क्या करना है? इसका आंसर देना है। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। लेखक चाहता था कि वह अपनी नई कहानी के कथ्य के बारे में एकांत में कुछ नया सोचे। सेकंड क्लास के डिब्बे में भीड़ नहीं होती, इसलिए रेल के डिब्बे से प्राकृतिक दृश्यों को निहारते हुए एकांत में कुछ नया सोचने के इरादे से उसने सेकंड क्लास के डिब्बे को चुना, ताकि वो एकांत में बैठकर क्या कर सके? अपनी जो रचनाएं हैं उसको लिख सके। काशी की क्या विशेषताएं बताई गई? संक्षेप में लिखिए। लेखक ने काशी संस्कृति की पाठशाला बताता है। भारतीय संस्कृति का ज्ञान काशी में आकर सहज ही प्राप्त हो जाता है। काशी का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ कंठे महाराज, विदाधरी, बड़े रामदास जी, मौजूदीन खां और बिस्मिल्लाह खां जैसे महान कलाकार हुए। काशी में अलग तहजीब, बोली, उत्सव, सेहरा बनना, नोहा आदि हैं। सभी माला के फूलों के भांति परस्पर गुथे हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सूरदास जी के उद्धव एवं कमल पत्र में क्या समानता बताई? सूरदास जी ने उद्धव और कमल पत्रों में, तो कमल पत्र जल में रहता है किंतु उसके ऊपर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती, अर्थात जल के भीतर रहते हुए भी कमल के पत्ते जल में नहीं भीगते हैं। उसी प्रकार उद्धव भी संसार में रहते हुए प्रेम के तरल स्पर्श से वंचित रहे हैं। संसार में रहते हुए उद्धव ज्ञान के अहंकार में प्रेम के पवित्र अनुभव से वंचित है। नेक्स्ट पर्सन है, दोहा नामक छंद के लक्षण लिखिए। तो जो दोहा के 4 चरण, दोहे में कितने होते हैं? 4 चरण। दोहा छंद के पहले तथा तीसरे चरण में मात्राएं और वर्णों की संख्या समान होती है, वहीं दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं और वर्णों की संख्या क्या होती है? समान होती है। पहले और तीसरे में 13-13, जबकि दूसरे और चौथे में कितनी होती है? 11-11 मात्राएं होती है। नेक्स्ट हम बात करें, कन्यादान कविता में एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है? संक्षेप में बताइए। तो माँ अपनी बेटी को देती है कि अपनी सुंदरता पर रिझ कर धोखे में मत रहना, यानी अपनी सुंदरता पर रिझ कर धोखे में मत रहना, अत्याचार और अन्याय का दृढ़ता से सामना करना, वस्त्र और आभूषण की मोह में फंसकर आजीवन दासता के बंधन में मत बंधना और स्त्रियोचित
गुणों की धारणा करते हुए अपने स्वाभिमान से समझौता न करना, दीनता और हीनता से मुक्त रहना, ये उसके बारे में उसको सीख दी गई है अपनी बेटी को। अब जो माँ है वो इसमें सीख दे रही है। नेक्स्ट है, अट नहीं रही कविता के आधार पर फाल्गुन ऋतु के सौंदर्य को संक्षेप में लिखिए। फाल्गुन वर्ष जो वर्ष का सबसे मधुर, मादक और प्राकृतिक शोभा से भरपूर बसंत ऋतु का अंग है। ठीक है, बसंत को ऋतुराज कहा गया है। फाल्गुन में प्रकृति को नया जीवन मिलता है, वृक्षों के नए पत्ते, फूल और फल लगते हैं, मंद शीतल सुगंधित वायु चलती है, पशु पक्षी मस्त होकर चहचहाते हैं, मनुष्य भी उल्लास से भर जाते हैं और इन सब विशेषताओं के कारण फाल्गुन महीना बाकी सब ऋतुओं से भिन्न होता है। नेक्स्ट बात करें, महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता, ऐसा क्यों कहा गया है? माता का आंचल अध्याय के आधार पर इसको उत्तर देना है। पिता के साथ भरपेट खा लेने पर भी भोलानाथ की मां को संतोष नहीं होता था, वह उसे और खिलाने का हट करती थी। वह पति से कहती कि उन्हें बच्चों को खिलाना नहीं आता, वह बहुत छोटे कौर खिलौने हैं, इससे बच्चों का पेट नहीं भरता। फिर वह स्वयं अपने हाथों से उसे बहला बहला कर खिलाती। नेक्स्ट है, नई दिल्ली का काया पलट क्यों किया जा रहा था? जॉर्ज पंचम की नाक अध्याय के आधार पर संक्षेप में लिखिए। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ भारत आ रही थी। यद्यपि भारत एक स्वाधीन प्रजातंत्र देश बन चुका है, परंतु भारत के शासक और प्रशासकों की मनोवृत्ति अभी भी अंग्रेजों की दास्ता की ही है। महारानी का स्वागत वे देश भारत की राजधानी नई दिल्ली में पूरी शान के साथ करना चाहते थे। इस प्रकार दिल्ली को सजाने और संवारने का काम तेजी से किया जाने लगा। नेक्स्ट है, नार्गे में धर्मचक्र की विशेषता बताई। साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर लिखिए। आपको इस आधार पर इसका आंसर देना है। युमथांग के मार्ग पर लेखिका ने एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र देखा। नार्गे ने उसे बताया कि वह धर्म चक्र था। उसे बौद्ध लोग प्रार्थना के समय घुमाते हैं। इसको घुमाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर लेखिका को लगा कि पूरे भारत के निवासियों को आत्मानुभूति एक जैसी है। धार्मिक प्रतीकों के अलग होते हुए भी आस्था, विश्वास, पाप, पुण्य, अंधविश्वास सब में एक जैसे ही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मन्नू भंडारी का जीवन व कृतियों का संक्षेप में लिखिए। आपको क्या करना है, मन्नू भंडारी जो लेखिका हैं उनके बारे में आपको बताना है। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनका ठीक है ये सब बताना है। यानी हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार श्रीमती मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के भानपुर गांव में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा अजमेर में हुई। इन्होंने एमए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किया। ये दिल्ली विश्वविद्यालय मेरांडा हाउस कॉलेज में जो प्राध्यापिका बनी। हिंदी में इनके सराहनीय योगदान के लिए इन्हें हिंदी अकादमी शिखर सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। इनसे क्या किया जा चुका है, पुरस्कृत किया जा चुका है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कहानियों की बात करें, संग्रह में हार गई, एक प्लेट सैलाब, यही सच है तथा त्रिशंकु, ये क्या है। उपन्यास की बात करें तो आपका बंटी व महाभोज। भाषा इनकी क्या है, शैली, आप लिखना चाहे तो इतना लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी 1-2 रचनाओं के साथ इसका अंश इतना लिख सकते हैं। उसके बाद है इसके अथवा में राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन व कृतियां लिखिए। चाहे तो वो लिख सकते हैं, चाहे जो है राम वृक्ष बेनीपुरी का लिख सकते हैं। आप अनुसार दोनों लिख दीजिएगा, आपको आंसर दोनों लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है, इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद का जीवन व कृतियों का परिचय संक्षेप में दीजिए। यानी या तो जयशंकर प्रसाद का लिखिए या गिरिजा कुमार माथुर का लिखना है, दोनों में से एक। तो हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद का। छायावादी कविता के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी नगर में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इनके इंदु नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। 15 नवंबर 1937 को इनका क्या हो चुका था, स्वर्गवास हो चुका था। ठीक है, इनका देहांत हो चुका। अपने काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी तथा निबंध आदि विधाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य समृद्धि प्रदान की। रचनाएं इनकी कौन कौन सी है, कामायनी, आंसू, झरना और लहर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप इसके बाद में इसके अथवा में आपको दिया गिरिजा प्रसाद माथुर का, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित पठित गद्यांश का सप्रसंग व्याख्या करनी है। आपको ये पद्यांश है, काशी के संगत आयोजन के एक प्राचीन अद्भुत
ठीक है, इसको आपको पढ़कर क्या करना है, इसका आपको सह प्रसंग व्याख्या। प्रसंग ये है कि ये हमारी क्षितिज बुक के सेकंड यानी संकलित जो है नौबत खाने में इबादत से यानी यतीन्द्र मिश्र की जो है उसके अंदर से लिया गया है। ठीक है, इसके बारे में आप इसकी व्याख्या जो है देख सकते हैं, सारी लिखी हुई, आप जल्दी से देख लीजिएगा। इसके अथवा में आपको एक और दे रखा है, दोनों में से आपको चाहें तो कोई एक कर सकते हैं, ये भी इसकी व्याख्या है। दूसरा इसका जो गद्यांश है वो दिया गया है, इसकी व्याख्या है ये। इसके बाद में आपको एक पद्यांश भी दिया गया है, पद्यांश को पढ़कर आपको इसकी भी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो ये जो पहला पद्यांश है वो आपका किसका है, तुलसीदास जी के पद्यांश लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। ठीक है, तो इसके आप इसकी व्याख्या लिख सकते हैं, या फिर इसके अथवा में दिया गया है, ये जो है एक न रही, ये कहां से लिया गया है आपके, ये क्षितिज की संकलित कवि नागार्जुन की फसल से लिया गया है, फसल कविता है उससे लिया गया है। ठीक है, तो इसकी भी व्याख्या आप चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन है इसके बाद में जो आपके बड़े पर्सन आने वाले हैं किताब के अंदर से, वो है बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया, और विस्तार से आपको उत्तर बताना है। तो बाल गोविंद को साधु क्यों कहा गया था, आपको अच्छे से ध्यान है, ये यहाँ पर इसका आंसर है, आप लिख सकते हो। बड़े पर्सन का लगभग आप इतना आंसर देना, या फिर इसके अथवा में लिख सकते हो, नवाब साहिब ने अपने खानदानी रईस होने का भाव किस प्रकार प्रकट किया, लखनवी अंदाज व्यंग्य लेख के आधार पर आपको इसको आंसर देना है। नेक्स्ट है गोपियों द्वारा हमारे हरी हारिल की लकड़ी कहने का क्या तात्पर्य था। जो आपका सूरदास वाला जो पहला चैप्टर है उसमें से गोपियों द्वारा हमारे हरी हारिल लकड़ी कहने का क्या तात्पर्य था आपको बताना है, और इसके अथवा में है इसको उत्साह कविता का केंद्रीय भाव आपको लिखना है, या तो वो कर सकते हो या फिर उत्साह कविता का केंद्रीय भाव आपको लिखना है। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, उसके अंदर आपको दिया गया है निम्न में से एक पर आपको 300 से 350 शब्दों के बीच में क्या है, सहभागित निबंध लिखना है। एकदम अच्छी तरीके से आपको निबंध लिखना है। पहला है राष्ट्रीय एकता। ठीक है, आपको बिंदु दिए हुए हैं, इन 500 बिंदुओं को आपको क्या करना है, अलग अलग रूप में लिखकर इनके आधार पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है, जो आप खुद अपनी तरफ से लिखेंगे। या फिर पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, इसमें आपको लिखना है, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, निवारण के उपाय और उपचार आपको लिखना है। सड़क सुरक्षा का लिख सकते हैं, इनमें चारों में से आपको एक लिखना है, जिसमें सड़क सुरक्षा का तात्पर्य क्या होता है, सड़क सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, सड़क सुरक्षा के क्या उपाय हैं, और इसका उपसंहार लिखना है। नेक्स्ट हम बात करें मातृभाषा और उसका महत्व। मातृभाषा का अर्थ क्या है, शिक्षा का मातृभाषा से क्या संबंध है, सांस्कृतिक विकास में मातृभाषा का क्या है महत्व, और उपसंहार इसका लिखना है। इसके बाद में आपको जो दिया जाएगा एक पत्र, आपको एक पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र भी आ सकता है आपके। तो पहला दिया गया, आपका नाम गौरव है, आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, विद्यालय में अधिक खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। यानी आप स्कूल के क्या हैं, आपका नाम गौरव, खुद का नाम गौरव मानना है, और अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम के आप कप्तान हैं, तो और अधिक आपको सामग्री मंगानी है। अभी आपके पास सामग्री नहीं है, पूरे क्रिकेट की मतलब खेल की सामग्री नहीं है, मंगवाने के लिए आप प्रिंसिपल को, अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र यानी आपको क्या लिखनी है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, वो आपको खुद लिखनी है अपनी तरफ से। ठीक है, बहुत आसान से आप लिख पाएंगे। या फिर पढ़ाई हेतु छात्रावास में रह रहे छोटे भाई को पत्र लिखकर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न उपाय की जानकारी आपको देनी है। कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है, उसका टीकाकरण के बारे में वो आपको जानकारी देनी है। नेक्स्ट इसके बाद में बात करें, हमारा लास्ट अंतिम पर्सन है, उसमें आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। पहला है, आपका मित्र फूलों से बनी वस्तुएं, गुलदस्ते, हार, मालाएं आदि बिक्री बढ़ाना चाहता है, उसकी सहायता के लिए एक विज्ञापन लिखना है। या तो ये लिख दिए मालाओं के क्या करना है, बेचने के लिए, या फिर आप ये लिख सकते हैं कला अंकुर संस्था के कलाविधि में कुछ चित्र यानी पेंटिंग्स बिक्री के लिए उपलब्ध है, इसके लिए भी आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण गैस पेपर है, आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, वहां से आप जाकर डाउनलोड करके अच्छे से तैयार कर सकते हैं। पेपर को अच्छी तरह तैयार कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन एक बात अच्छे से ध्यान रखिएगा, अगर जो पेपर आपका वायरल हो रहा है उसके भरोसे नहीं रहना, आपको अच्छी तैयारी करनी है। आपको जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, आपको जो अपनी बुक में जो पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़िएगा। जो आपने तैयार कर रखा है पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ वो तैयार कीजिएगा। बाकी आप वायरल पेपर या जो कह रहे हैं पेपर आउट हो गया, इसकी खबरों से बिल्कुल आप दूर रहिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका पेपर जो है वो जिस तारीख को होना है उसी तारीख को आपको मिलेगा, उससे पहले कोई भी आउट नहीं होने वाला। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।